बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़। तो हम पहले स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं। तो स्केलर को डिफाइन करते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which are completely specified by magnitude only is called scalar quantities। okay, तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो है वो डिफ़ाइन होते हैं, वो एक्सप्लेन होते हैं, वो हमें समझ में आते हैं बाय मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड से हमें समझ में आ जाते हैं। सो दोज क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्लेन बाय मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मिसाल सुने तो इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर मैंने शॉपकीपर को मास बताया कि मास है 10 किलोग्राम, मास है 10 किलोग्राम, तो मैंने शॉपकीपर को कहा कि मुझे 10 किलोग्राम शुगर दो। अच्छा, तो मैंने इसको क्या बताया? मैंने इसको मैग्नीट्यूड बताया, क्योंकि 10 इज़ अ नंबर, किलोग्राम इज़ अ यूनिट, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। तो मैंने शॉपकीपर को मैग्नीट्यूड बताया। तो मैग्नीट्यूड बताने से शॉपकीपर को एग्जैक्टली समझ में आ गया, मेरे इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए, मेरी नीड उसको समझ में आ गई कि मैं मांग क्या रहा हूँ। तो जब उसको समझ आ गया मैग्नीट्यूड से, तो इसका मतलब है कि मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो चीज़ हमें मैग्नीट्यूड से समझ में आ जाती हैं उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि टुडेज़ टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप देख लें इसको, मैंने कहा कि टुडेज़ टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 इज़ अ नंबर, सेल्सियस इज़ द यूनिट, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब मैंने आपको बताया कि आज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको मैग्नीट्यूड से अंदाज़ा हो गया, आपको मैग्नीट्यूड से समझ में आ गया कि आज गर्मी ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, तो आपको मैग्नीट्यूड से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड से हमें अंदाज़ा हो गया, तो टेम्परेचर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। या अगर मैंने कहा कि टुडेज़ टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखिए टुडेज़ टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आज सर्दी ज़्यादा है। तो जो चीज़ आपको मैग्नीट्यूड से समझ में आ जाए तो इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अगर मैं आपको कहूँ कि टुडेज़ क्लास इज़ 60 मिनट्स, तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया, 60 नंबर, मिनट इज़ अ यूनिट, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम है। तो आपको समझ आ गया कि आज क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि टुडेज़ क्लास इज़ 10 मिनट्स, तो फिर भी आपको समझ आ गया कि मैग्नीट्यूड तो बहुत कम है, तो आज का क्लास थोड़ा सा छोटा है। तो मैग्नीट्यूड से जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए तो दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर की मिसालें आपको पता है, स्केलर की मिसालें हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर, स्पीड, स्पीड इज़ अ स्केलर, पावर इज़ अ स्केलर, वर्क इज़ अ स्केलर, energy is a scalar, time is a scalar, इसके बाद है पावर, स्पीड, इसके बाद है वॉल्यूम इज अ स्केलर, एरिया इज अ स्केलर, एटसेट्रा। These are our scalar quantity. These all are scalar quantities. Okay, these are the examples of scalar quantities. Now come towards vector quantities. Vector quantities. तो पहले हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते किसको हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हम डिफाइन करते हैं दोज क्वांटिटीज़ which are completely explained by magnitude
as well as direction is called vector quantities. Is called vector quantities. ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज का डिफिनीशन क्या है कि वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी एक्सप्लेन हो जाए। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी समझ में आ जाए तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्लेन बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज, वेक्टर चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज, वेक्टर चेंज। तो वेक्टर डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो वेक्टर का एक और डिफिनीशन भी हमारे पास है, दोज क्वांटिटीज which obey vector laws are called vector quantities. जो वेक्टर लॉस को obey करे that are called vector quantities, और जो वेक्टर लॉस को obey ना करे those are called scalar quantities. तो वेक्टर क्वांटिटीज का एक और डिफिनीशन भी आएगा कि जो वेक्टर लॉस को obey करे, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को obey करे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप करंट को देखें, करंट को, तो करंट जो है, करंट हमारे पास है 3 एम्पेयर करंट और डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखिए, करंट का मैग्नीट्यूड है यस, करंट का डायरेक्शन है यस, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट का डायरेक्शन भी है, लेकिन स्टिल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज करंट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉस। ओके, तो व्हाई करंट इज अ स्केलर? बिकॉज इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉस, सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका ये मतलब हुआ कि ज़रूरी नहीं कि स्केलर में डायरेक्शन ना हो, तो स्केलर में डायरेक्शन हो भी सकता है, स्केलर में डायरेक्शन हो भी सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन जो होगा वो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो स्केलर मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो जाता है। अगर मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो जाता है तो इसमें अगर कोई डायरेक्शन हो भी तो डायरेक्शन इसके एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। और दूसरा डेफिनेशन ये है कि अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर लॉस को obey नहीं करेगा, चाहे डायरेक्शन हो या ना हो, लेकिन वेक्टर लॉस को obey नहीं करता। सो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, और जो वेक्टर लॉस को obey करे दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज की मिसालें हैं, फॉर एग्जांपल पहले तो मैं एक मिसाल ले दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि बेटा मूव 10 मीटर, मैंने उसको कहा कि मूव 10 मीटर, तो मैंने इसको मैग्नीट्यूड बताया कि 10 मीटर चलो। तो ये मैंने इसको मैग्नीट्यूड बताया। तो जब मैंने इसको मैग्नीट्यूड बताया कि मूव 10 मीटर, तो बट द स्टूडेंट स्टिल कंफ्यूज्ड, द स्टूडेंट इज कंफ्यूज्ड दैट इन विच डायरेक्शन आई हैव टू मूव। क्योंकि मैंने सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड बताया तो स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। तो फिर जब मैंने स्टूडेंट को ये कहा कि मूव 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, जब मैंने उसको कहा कि मूव 10 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो फिर उसको वो मेरे इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गए, तो वो 10 मीटर मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो फिर इसके मेरे इंस्ट्रक्शन जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो गए। अब उसको समझ आ गया तो 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट चला जाएगा। लेकिन जब मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था तो वो कंफ्यूज था। इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं होते, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। अच्छा, सो दोज क्वांटिटीज विच नीड्स magnitude and direction for their explanation are called vector quantities। हाँ, अब आ जाते हैं
Examples of vector quantities are displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Torque is a vector quantity. Force is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. Angular momentum is a vector quantity, etc. These are our vector quantities. Okay, these are the examples of vector quantities. Now the second is another topic is representation of vector. How we can represent a vector, representation of vectors. So remember, the length of the vector represent magnitude of the vector. Remember that. Length of the vector represent magnitude of the vector. And arrowhead shows direction of vector. Okay. क्या मतलब हुआ? मतलब लेंथ छोटा होगा, मैग्नीट्यूड छोटा होगा, लेंथ बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड बड़ा होगा. और ये जो एरो हेड है, दिस शोज डायरेक्शन. एरो हेड शोज डायरेक्शन. ओके. अच्छा, अगर मैं नल वेक्टर की बात करूं, नल वेक्टर, तो नल वेक्टर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? नल वेक्टर इज डिफाइंड एज विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड. विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड. जीरो मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब है जब मैग्नीट्यूड नहीं है तो लेंथ भी तो नहीं होगा ना, हाँ ना. जब मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो लेंथ भी नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि नल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है डॉट. आपको शायद ये डॉट नजर आ रहा है कैमरे में. तो अगर आप देखें डॉट को, तो ये डॉट जो है इसका लेंथ ज़ीरो है. जब इसका लेंथ ज़ीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो है. हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है. सो दिस डॉट इज कॉल्ड द नल वेक्टर. So dot is the representation of a null vector, and symbolically null vector is represented by O arrow. O arrow. Okay, this is the symbolic presentation of vector, and dot is the graphical representation of vector. Okay, तो मैंने representation के लिए null vector as an example आपको पेश किया, तो आपको समझ आ गया कि dot का लेंथ नहीं होता, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है. तो dot is called the null vector, और इसका symbolic presentation है O arrow. Okay. Now come towards symbolic representation of vector. So remember, vectors are represented by two methods. One is the symbolic representation, and the other is graphical representation of vector. Okay, there are two methods to present a vector. One is a symbolic representation, the other is a graphical representation. Okay, तो पहले हम पढ़ते हैं symbolic representation of vector. कि symbolic representation of vector क्या चीज़ है, पहले इसको समझते हैं. तो पहले इसमें है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. तो सबसे पहले मैं सिंबॉलिक की एक मिसाल दे दूं. आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा साल्ट का केमिकल फार्मूला है NaCl. साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl. So NaCl is the symbolic presentation of salt. वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O. तो H2O is the symbolic presentation of water. ओके, तो symbolic presentation जो है ये सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स जिससे हम कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं. जो सिंबल्स होती हैं जिससे हम कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. चलो देखते हैं. A vector can be represented symbolically
by placing an arrow above the letter or below the letter or by a bold-faced letter. ओके। तो वेक्टर को हम तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हम किसी सिंबल के ऊपर एरो लगाएंगे, या हम किसी सिंबल के किसी लेटर के नीचे एरो लगाएंगे, या इस एरो का इस लेटर का हम फेस बोल्ड कर देते हैं। जब हम इसका फेस बोल्ड कर लेते हैं तो ये इसका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो वेक्टर के तीन रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी की मिसाल ले लूँ, तो वेलोसिटी का जो v है, या इसके ऊपर एरो, या इस वेलोसिटी के नीचे एरो, या वेलोसिटी का ये एक फेस हम क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर। लेकिन बुक में ज़्यादातर ये वाले लेटर यूज़ हुए हैं, जो एरो है वो लेटर के अबव है, तो इसलिए हम भी इन्हीं एरोस को इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। तो जो बुक में ज़्यादातर इस्तेमाल हुए हैं तो हम भी इंशाल्लाह उसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास है दूसरा रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। अच्छा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में याद रखें कि टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर graphically we have to follow 4 steps। वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इनकी वजह से इन तरीके से हम वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, वो 4 स्टेप्स क्या हैं? वो 4 स्टेप में स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 ड्रॉ द मैप। ड्रॉ द मैप। मैप का मतलब है न्यूज़। न्यूज़ का मतलब है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो हम पहले मैप ड्रा करते हैं, तो देखते हैं कि मैप किस तरह ड्रा करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो ड्रा द मैप, या आप ड्रा द मैप की जगह कह सकते हैं कि ड्रा द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ड्रा द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है सुनें। अच्छा, 2 lines drawn at right angle to each other are called coordinate axes or number of plane। अगर 2 lines हम ड्रॉन करें at right angle, right angle का मतलब है perpendicular, और अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो रखा है, देखें इसको, ये x एक्सिस और y एक्सिस हमने 2 लाइन्स ड्रा की परपेंडिकुलर, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर हो, और जिधर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? अच्छा, सच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसमें एक x एक्सिस है और दूसरा y एक्सिस है। अच्छा,
But for representing of a point in space, three-dimensional coordinate system is used in which a third line is drawn, which is mutually perpendicular to both x-axis and y-axis. This third line is called z-axis, which comes directly out of the page at the origin. अच्छा, ये तो टू डायमेंशनल है ना. अगर स्पेस में हम किसी वेक्टर को ड्रा करेंगे तो फिर हमारे पास होगा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको नजर आ रहा है कि परपेंडिकुलर है, यानी जेड एक्सिस आपको नजर नहीं आ रहा है कि परपेंडिकुलर है. ये जेड एक्सिस असल में इस तरह होता है. अच्छा, ये हवा में तो ड्रा नहीं हो सकता, इसलिए हम बोर्ड पर इस तरह ड्रा करते हैं. तो ये रियल में इस तरह होता है. चलो मैं बना देता हूँ. अगर आप इसको देख लें, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस. तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर. तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. और जेड एक्सिस का डायरेक्शन होता है आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द प्लेन. ओके, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है. अच्छा, अब स्टेप नंबर 2, ये तो मैंने स्टेप नंबर 1 की बात बताई. अब स्टेप नंबर 2 क्या चीज़ है? स्टेप नंबर 2 है सेलेक्ट द सूटेबल स्केल. स्टेप नंबर 2 है सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल. तो हम एक सूटेबल स्केल को सेलेक्ट करेंगे. क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि अगर मैंने कहा कि किसी वेक्टर का लेंथ है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तो बोर्ड पर नहीं आ सकता. 10 किलोमीटर तो पेशावर में भी नहीं आ सकता. पूरा पेशावर भी जो है अगर हम इस तरह करें, पेशावर तो खैर 10 किलोमीटर है. अगर मैंने कहा कि 20 किलोमीटर, तो मैं इधर से लाइन ड्रा करूँगा और 4 सदे पहुँच जाऊँगा. तो इसका मतलब ये है कि 20 किलोमीटर तो बहुत बड़ा है. तो 20 किलोमीटर लेंथ हमारे बोर्ड पर नहीं आ सकता. तो 20 किलोमीटर को बोर्ड पर लाने के लिए मैंने एक स्केल को सपोज करना है कि सपोज 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो मैंने एक स्केल सपोज किया. ये स्केल मैंने इसलिए सपोज किया था कि मैं उस वेक्टर को बोर्ड पर ला सकूं. तो अब बताएं, 2 सेंटीमीटर को बोर्ड पर ड्रा कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रा कर सकते हैं. तो इसलिए हम स्केल को चूज़ करते हैं. अच्छा, तो तीसरा स्टेप है स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 है ड्रा द गिवन वेक्टर. ड्रा द गिवन वेक्टर. स्टेप नंबर 4 है रिकन्वर्ट द स्केल. रिकन्वर्ट द स्केल. जो स्केल आपने स्टेप नंबर 2 में चूज़ किया था उसको वापस रिकन्वर्ट करें. सो दीज आर द 4 स्टेप्स. These are the 4 steps in which we can draw a vector graphically. अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेप नंबर 1 किस लिए, तो आप कहेंगे डायरेक्शन के लिए. अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेप नंबर 2 किस लिए, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड के लिए. तो स्टेप नंबर 1 डायरेक्शन के लिए, स्टेप नंबर 2 जो है ये मैग्नीट्यूड के लिए. स्टेप नंबर 3 जो है इसको हमने ड्रा करना है और स्टेप नंबर 4 हमने इसको स्केल को रिकन्वर्ट करना है. तो चले मैं आपको एक मिसाल दे दूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं. अगर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ. एक बंदा जा रहा है गाड़ी में और उसने 900 किलोमीटर कवर किया है टुवर्ड्स नॉर्थ. एक बंदा गाड़ी में जा रहा है और उसने 900 किलोमीटर कवर किया, मतलब कराची पहुंच गया. कराची 900 ना, वो तो 1600 होता है. बस पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा. तो 900 किलोमीटर जा रहे हैं और टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हैं. तो हमने इस वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है ड्रॉ द मैप. तो मैप ड्रा करो. शाबा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये ड्रा हुआ. स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल. तो मैंने क्या सपोज किया कि 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 900 किलोमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. अच्छा, अब देखिए ना, 900 किलोमीटर तो हमारे बोर्ड पर नहीं आ सकता.
तो इसके लिए मैंने स्केल चूज़ किया कि 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 900 किलोमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब है कि अब मैंने 9 सेंटीमीटर ड्रा करना है वेक्टर को अपने बोर्ड पर, अपने पेज पर। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 ये है कि वेक्टर को ड्रा करो। तो ये देखिए, ये हमारे पास है ईस्ट, ये हमारे पास है नॉर्थ, ये हमारे पास है वेस्ट, ये हमारे पास है साउथ। अब मैंने वेक्टर को ड्रा करना है 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो मैंने ओरिजिन पर रूलर रखा। क्या रखा? रूलर। मतलब एग्जैक्टली 9 सेंटीमीटर का ड्रा करना है। अच्छा, 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं। तो मैंने 9 सेंटीमीटर लाइन ड्रा किया टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नज़र आ रहा है? हाँ, ये 9 सेंटीमीटर हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जो रेड लाइन आपको नज़र आ रहा है, रेड लाइन, चलो इधर ड्रा कर लेता हूँ, उधर आपको सही नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये 9 सेंटीमीटर वेक्टर ड्रा हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ। ये तो खैर मैं रफली ड्रा करूँ, आप लोगों ने रूलर से ड्रा करना है। अच्छा, हाँ, तो दिस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ क्या शो कर रहा है, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड। अगर आपसे कोई पूछे कि एरो हेड क्या शो कर रहा है, तो आप कहेंगे डायरेक्शन। आसान सी बात है। और स्टेप नंबर 4 की तरफ आ जाएं। स्टेप नंबर 4 है रिकन्वर्ट द स्केल। स्केल को रिकन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, ये एक वेक्टर है 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये एक वेक्टर है। तो आसान सी बात है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका स्केल वापस कर दो, 9 सेंटीमीटर की जगह 900 किलोमीटर वापस लिख लो टुवर्ड्स नॉर्थ। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अच्छा, ये तो मैंने अपने आप से एक मिसाल दी कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ग्राफिकल वेक्टर ग्राफिकली। ओके, अब बुक में यूनिट वेक्टर की एक मिसाल, यूनिट वेक्टर की एक डेफिनेशन गिवन है। तो हम भी इस तरह करते हैं कि यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। क्या ख्याल है कि नहीं करते? चलो कर लेते हैं मैडम, इतना लंबा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, तो हम डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर। टाइप्स तो बहुत सारे हैं वेक्टर्स के, लेकिन वो आप लोगों ने 9th 10 में पढ़े होंगे। हमारे बुक में यूनिट वेक्टर की वो टाइप गिवन है। अच्छा, तो इसको हम पढ़ते हैं। द वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector. The vector whose magnitude is 1 is called unit vector. Unit vector का पर्पस क्या है, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं? It is used to specify direction only. Okay. यूनिट वेक्टर किस लिए होता है? टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। डायरेक्शन को बताने के लिए, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है यूनिट वेक्टर। इसका सिंबल क्या है? सिंबल, यूनिट वेक्टर का सिंबल है ए कैप। ये जो कायदे-ए-आज़म वाली कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, तो ये कायदे-ए-आज़म वाली कैप जो है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये कायदे-ए-आज़म वाली कैप, कायदे-ए-आज़म भी यूनिट वेक्टर था ना, हाँ ना, वो भी हमें डायरेक्शन बताता था कि काम और सिर्फ काम। अच्छा, नॉर्थ के ऊपर ए कैप, साउथ के ऊपर कैप, तो ये कैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अच्छा, मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ वेक्टर को सिंबॉलिकली, वेक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ सिंबॉलिकली। सो अ वेक्टर ए इज डिफाइंड एज, अ वेक्टर ए इज डिफाइंड एज which has magnitude and direction. So the symbol letter shows magnitude, the symbol letter shows magnitude, scalar, and this a cap shows direction. So vector consists of two things. Vector consists of two things. One is the magnitude, the other is the direction.
सो दिस द मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर को हमने डिफाइन कर लिया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है।